सो 9 जून का जो करंट अफेयर्स है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने हाइक कर दिया या रेपो रेट में रेज कर दिया बाय 50 बेसिस पॉइंट। तो 50 बेसिस पॉइंट मतलब ये बेसिस पॉइंट है, मतलब कि 0.5% से इसको रेज कर दिया गया। ठीक है, अब चला गया ये 4.9% पे। ठीक है, सो आई गेस हमने चैनल के अंदर एक पूरा वो फोटो डाला है जिसके अंदर सारे के सारे इम्प्लीकेशंस आपको समझा रखे हैं कि अगर रेपो रेट हाइक होता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। तो जनरली आजकल ना यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सिर्फ हमारे जो बुकिश नॉलेज है उस पर नहीं डिपेंडेंट रह रहा। जैसे अगर आप आई थिंक इमेज शायद आप लोग रेफर कर सकते हो, तो एक बार अगर आप इमेज रेफर करोगे तो यू विल फाइंड कि रेपो रेट हाइक होता है तो उससे डायरेक्टली जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट मतलब जिस रेट के ऊपर इकोनॉमी के अंदर लोन मिल रहा है वो हाइक होता है। देन इससे डिमांड गोज डाउन। ठीक है, डिमांड गोज डाउन, इससे क्या होता है तो बोरोइंग रेट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स गो अप। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो कंपनीज के लिए जो बोरोइंग है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो कंपनीज की नेट प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, कंपनीज की नेट प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो स्टॉक मार्केट जो हमें पता है कि वो ऑलमोस्ट सिनोनिमस होता है कि कैसा एक कंपनी का आउटपुट है उससे ज्यादातर सिनोनिमस होता है। नॉट ऑल द टाइम के एकदम परफेक्ट रिलेशन नहीं होता, कभी कभी कंपनी अच्छा कर रही होती है फिर भी स्टॉक प्राइस डाउन जा रहा होता है, तो वो अलग रीजन हो सकते हैं। बट जनरली हम कह सकते हैं कि सिनोनिमस होता है कि अगर एक अच्छी कंपनी होगी तो उसका स्टॉक प्राइस भी अच्छा होगा, बेकार कंपनी होगी तो उसके स्टॉक प्राइस एकदम सिंगल डिजिट में हो सकते हैं। जैसे कि अभी अनिल अंबानी वाली कंपनी थी रिलायंस पावर। ठीक है, या रिलायंस उनका कम्युनिकेशन, तो उनकी बहुत हालत खराब है। तो वो एक तरीके से हमें बताता है कि स्टॉक प्राइस जो है डाउन जा सकता है। ठीक है, ग्रोथ प्लान जो है कंपनीज के एक्सपेंशन के प्लान हो सकते हैं तो वो थोड़े समय के लिए पोस्टपोन किए जा सकते हैं। ठीक है, लोगों को होम लोन जो उन्होंने ले रखा है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो होम लोन की जो ईएमआई है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये जनरली ऐसा लोन जो कि रेपो रेट से लिंक रहता है, फ्लक्चुएट होता है, उसको फ्लोटिंग रेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो उससे जो जनरल पब्लिक है उसका भी एक सेंटिमेंट थोड़ा डाउन होता है जब भी रेपो रेट में इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो ये चैनल के अंदर पूरा का पूरा एक इमेज है, वहां से आप इस चीज को रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो इस आर्टिकल में हम लोग के बारे में ये एमपीसी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, एमपीसी इज अ 6 मेंबर कमिटी। ठीक है, हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक है, और उनके अलावा आरबीआई से 2 और मेंबर होते हैं। ठीक है, एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं प्लस आरबीआई ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, और उसके अलावा 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सो अभी ये बाय मंथली जो रिव्यू है उसमें आरबीआई ने हाइक कर दिया एंड अनाउंस अ फोकस ऑन विड्रॉल ऑफ इट्स अकोमोडेटिव पॉलिसी। ठीक है, सो बहुत सारे पॉलिसी स्टैंड्स दिए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पॉलिसी स्टैंड्स होते हैं जो अपने को पता होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अकोमोडेटिव स्टैंड्स, तो नाम से ही पता लग रहा है कि हम इसमें कुछ अकोमोडेट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर सकते हैं। सो अकोमोडेटिव स्टैंड्स का फॉर्मल मतलब क्या होता है? व्हेन सेंट्रल बैंक इज प्रिपेयर्ड टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक्सपेंड कब होगा? जब वो रेपो रेट को कट करेगा। ठीक है, तो जब अकोमोडेटिव स्टैंड बोल रहे हैं तो वहां पर हमारे कहने का मतलब होता है कि आरबीआई शायद जो रेपो रेट है उसमें कट कर सकता है। ठीक है, इसको पॉलिसी रेट कट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये अकोमोडेटिव स्टैंड होता है। ठीक है, तो अभी आरबीआई का यही कहना है कि हम लोग ये अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड जो है इसको विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा और क्या ऑप्शन है? तो आपका एक हो सकता है न्यूट्रल स्टैंड। ठीक है, न्यूट्रल में हम लोग बोलते क्या है कि इसमें या तो हम लोग पॉलिसी रेट या जो रेपो रेट है उसको कट कर देंगे या इंक्रीज कर सकते हैं। न्यूट्रल क्या आप दोनों साइड में से किसी भी साइड जा सकते हो। ठीक है, देन इज हॉकिश स्टैंस। हॉकिश स्टैंस में हम क्या बोलते हैं कि हम लोग कर्ब करना चाहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, जैसे बाज होता है ना, बाज अपने पंजों में जकड़ लेता है शिकार को। ठीक है, तो हॉक मतलब बाज ही होता है। ठीक है, सो उसी सेंस में वी वांट टू या वी ट्राई टू कर्ब द मनी सप्लाई। ठीक है, तो रिजर्व बैंक मनी सप्लाई को कर्ब करना चाहता है, उसको जकड़ना चाहता है। ठीक है, सो उस सेंस में वो क्या करेगा? वो पॉलिसी रेट को हाइक करेगा। ठीक है,
मतलब ये स्टैंड ऐसा नहीं कि यही होगा, लेकिन इट इज लाइकली टू हैपन, ठीक है। जब हॉकिश स्टैंड होगा तो इट इज लाइकली टू हैपन दैट द पॉलिसी रेट वुड इंक्रीज, ठीक है। सो जनरली ऐसा होगा। नेक्स्ट, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो नाम से ही पता लग रहा है कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में हम थोड़ा थोड़ा टिल्ट जो है रेट हाइक की तरफ ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि अगली मीटिंग में हो ही जाए, ठीक है। सो और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में जनरली ना हम देखते हैं कि जो बेसिस पॉइंट जो बढ़ाया जाता है ना, वो 0.25 के मल्टीपल्स में बढ़ाया जाता है जनरली। बट यहाँ पे वो 0.15 भी कर सकते हैं, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होगी, या फिर और कोई भी रैंडम नंबर जो उनको लगता है कि सुटेबल है, कि हाँ ज्यादा डीप कट नहीं करना है बट एक छोटा सा कट करना है, तो वहां पे हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना ही था इसके अंदर याद रखने लायक। सो आई होप स्टैंसेस सारे क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। सो अभी ये जो रेट हाइक किया है, अभी करंट रेट जो है 4.9% हो गया। यूपीएससी आपसे ये कभी नहीं पूछता कि अभी क्या रेट चल रहा है या इस टाइम कितना रेट हुआ था, ठीक है। यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछता है। ऐसे सवाल आपको स्टेट पीसीएस या और कोई आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे आपको इकोनॉमी के सेंस में पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या चल रहा है, ठीक है। सो यूपीएससी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, उसके पीछे का जो कंटेक्स्ट है वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कब रेपो रेट में हाइक किया जाता है या कब उसमें कट किया जाता है, ठीक है। सो इतना ही था। तो अभी तक आरबीआई ने अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टैंड रखा होता राइट फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक डेज, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर हमारा इकोनॉमी के अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एकदम शटडाउन ही हो गई थी इकोनॉमी एक बार तो टेम्पररी। तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट को, तो उन्होंने बहुत ज्यादा रेपो रेट कम कर दिया था, ठीक है। तो अब वो रेपो रेट कम करने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ठीक है। अभी भी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है वो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे काफी ऊपर है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई तो डबल डिजिट में पहुंच रखा है, ठीक है। इतना ज्यादा महंगाई हो रखी है। सीपीआई भी 6%, ठीक है। तो एमपीसी का ये मैंडेट होता है कि वो सीपीआई को 6% ±2 पे रखे, ठीक है। अभी ये सीपीआई भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। सो अभी आई थिंक नया डेटा भी आने वाला है तो पता लगेगा। 4% ±2। हाँ सॉरी, वो 4 ± 2 था। तो आई थिंक हाँ, इसको करेक्ट कर लूँ, 4% ±2, ठीक है। तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट हो गया वो 6% हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी उसके पार जा चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जब इसके पार जा रहे होते हैं लगातार 2 क्वार्टर, तो आरबीआई को बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि क्यों ऐसा हो रहा है, और एक डिटेल रिपोर्ट देनी पड़ती है कि क्यों इन्फ्लेशन का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो उसी स्टैंस में आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को एक इम्पोर्टेंट एरिया रखा है, ठीक है। इसीलिए रेपो रेट में हाइक किया गया है ताकि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ठीक है। इन्फ्लेशन में आप कोशिश करते हो कि आप जो मनी सप्लाई है उसको कंस्ट्रेन करो, ठीक है। सो उसी सेंस में रेपो रेट जो है वो इंक्रीज किया गया है, ठीक है। सो अब इम्पैक्ट जैसे हमने देखा डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा। सो इंक्रीज रिटर्न ऑन सेविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। एफडी वगैरह पे उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बोरोवर्स पे क्या असर पड़ेगा, लोन्स बिकम डियरर ड्यू टू इंक्रीज लैंडिंग रेट्स, ठीक है। तो जो लोन है वो थोड़े महंगे हो जाएंगे क्योंकि रेपो रेट बढ़ जाएगा। बॉन्ड होल्डर्स पे क्या इफेक्ट होता है, तो सॉवरेन एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर्स सी इरोजन इन वैल्यू एज यील्ड इंक्रीजेस, ठीक है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर्स है उनका जो बॉन्ड के अंदर जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था वो इरोड होता है, वो उनको दिखेगा क्योंकि उनसे जो पैसा उनको वापस मिलेगा उस बॉन्ड से, तो उसकी बाइंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अदर डिसीजन ऑफ एमपीसी। सो इंक्रीज अपर लिमिट ऑन हाउसिंग लोन्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अपर लिमिट बढ़ा दिया गया है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स कैन नाउ फाइनेंस रूरल एस्टेट, कमर्शियल रूरल एस्टेट को वो फाइनेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड टू कैन बी लिंक विद यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। तो यूपीआई को और इससे एनहेंसमेंट या इम्पेटस मिलेगा कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप रुपए से पेमेंट कर सकते हो, सॉरी यूपीआई प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एनहेंसमेंट ऑफ लिमिट ऑन ई मैंडेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो ई मैंडेट जहां पे आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते थे और बोलते थे कि हाँ मंथ के एंड में हमारा ये जो पैसा है ये कट जाना चाहिए, वो चीज भी अब इजीली हो पाएगा, ठीक है। सो इतना ही था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
इंडिया एंड वियतनाम साइन अ म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ठीक है। सो लॉजिस्टिक्स मतलब ये जो जब भी ये लॉजिस्टिक्स वाला हम लोग बात करेंगे तो ये जनरली मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात होता है, ठीक है। ऑल्दो सिविलियन पर्पस के लिए भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने ये जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। सो इंडिया एंड वियतनाम हैव साइन दिस लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट to allow militaries of both countries to use each other's bases for repair and replenishment of supply, ठीक है। ऐसा सिमिलर एक एग्रीमेंट हमने साइन कर रखा है जिसका नाम है लेमोआ। तो कोई बता सकता है कौन सी कंट्री के साथ है ये लेमोआ एग्रीमेंट? करेक्ट। तो सेम चीज है जो अभी हमने पढ़ा कि लेट्स से हमारा कोई वॉरशिप है, वो लेट्स से पैसिफिक ओशन के अंदर था, ठीक है। पैसिफिक ओशन में उसका फ्यूल खत्म हो गया, ठीक है, किसी कारणवश, ठीक है। सो क्या होगा कि अब हमारा इंडियन वो भी जो भी नेवल शिप है वो यूएस के किसी भी जो भी उनका वो पोर्ट है, वहां पे नेवल पोर्ट है, वहां पे जाके रिप्लेनिशमेंट मतलब मिलिट्री पोर्ट पे जाके वो फ्यूल भरवा सकता है, ठीक है। सेम चीज यूएस का कोई वॉरशिप है वो इंडियन ओशन में है, ऑल्दो इंडिया ओशन में भी उनका खुद का बेस है डियागो गार्सिया, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से वो इंडिया के ज्यादा पास है, वहां से उसको फीजिबल पड़ता है, तो वो इंडिया भी आके अपना जो भी लॉजिस्टिक्स है, चाहे वो फ्यूल हो गया या फिर लेट्स से आर्म्स एंड एम्यूनेशन कुछ खत्म हो गया उसका वो चाहिए, तो वो रिफ्यूल करा सकता है या फिर रिप्लेनिश करा सकता है, ठीक है। सो उसी सेंस में हमने ये एक वियतनाम के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है। सो इसके अलावा कुछ और मेजर एग्रीमेंट साइन किए गए थे। जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 टू एनहांस स्कोप एंड स्केल ऑफ एग्जिस्टिंग डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है। तो 2030 का एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट है कि अगले आने वाले 7-8 साल में हमारा रिलेशन कैसे डेवलप होगा इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कॉपरेशन। नेक्स्ट, अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ $500 million डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू वियतनाम, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कोई बता सकते हो व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट? लोन होता है एक्चुअली, राइट। मतलब तो एक हाँ बोल। हाँ, मतलब लोन दिया जाएगा बट कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि हेल्प भी हो एंड हमारे बेनिफिट्स मतलब जो आउटकम्स हैं हमें वो भी मिले इन दैट सेंस। मैं भी क्रेडिट करना चाहूँगा। एक लाइन हाँ ऑफ बोलिए। क्रेडिट मतलब एक तरीका का क्रेडिट बैलेंस दिया जाता है। जब वियतनाम को जब ज़रूरत हो तब पैसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं पैसे इंडिया के पास ही रहेंगे, लेकिन जब ज़रूरत हो तब ले सकते हैं। करेक्ट। बहुत आई थिंक ये थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन है इन द सेंस लेट्स से हम लोगों ने $500 million का इसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज आज लेट्स से अगर हम लोग नॉर्मल सेंस में बात करें कि अगर मैं किसी को $500 million का लोन देता हूं, तो जैसे ही मैंने लोन दिया उस पर इंटरेस्ट रेट चालू हो जाएगा। अब 500 मिलियन के ऊपर आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट के ऊपर मेरे को वो प्रिंसिपल भी देना होगा और इंटरेस्ट भी देना होगा। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का फ्लेक्सिबल लोन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से अभी मेरे को $500 million की जरूरत ही नहीं है, मेरे को शायद 3 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़े और पूरे $500 million की भी जरूरत ना पड़े, मेरे को सिर्फ $100 million की जरूरत पड़े, ठीक है। सो लाइन ऑफ क्रेडिट में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जिस समय जितना लोन चाहिए होगा उस हिसाब से आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो और केवल उसी अमाउंट पे आप इंटरेस्ट भरोगे। सो इस सेंस में लाइन ऑफ क्रेडिट एक फ्लेक्सिबल लोन होता है। और दूसरा, हाँ, इसमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़े से कम रहते हैं, मतलब जैसे हम बैंकों से 15% या इतना कुछ हाई हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उतना नहीं रहता है, इसके अंदर बहुत कम लोन का रेट रहता है, ठीक है। सो ये चीज देख लेना। इनफैक्ट अभी देखा होगा 2022 के प्रीलिम्स के अंदर भी वियतनाम के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक देख सकते हैं रिलेशन। कई बार यूपीएससी क्या करता है, प्रीलिम्स में जो सवाल पूछा रहता है उसी को ही मेंस में भी एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। तो इस सेंस में वियतनाम जो है इस बार अपने लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए भी, ठीक है। सो थोड़ा देख लेना इस चीज को। सो इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड Pran Quoc Pagoda. It's a revered Buddhist temple with reaffirmed age-old civilization and people-to-people linkages, ठीक है। सो बुद्धिज्म इंडिया से ही ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लिंकेजेस है उस टेम्पल के साथ हमारे भी, ठीक है। एंड पीपल टू पीपल टाई है बिटवीन वियतनाम एंड इंडिया, वो कनेक्ट होते हैं वहां से, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है इस डिफेंस एंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का, ठीक है। तो चाइना एक इंक्रीजिंगली एक
हम कह सकते हैं कि एक हार्ड पावर बन रहा है, ठीक है। अब वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर रहा है, अपने जो राइट्स है वो मिलिट्री के तो असर्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो एक हार्ड पावर बनकर उभर रहा है, ठीक है, या एक हेजमन बनने की कोशिश कर रहा है। तो उससे बाकी जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है उनकी जो सॉवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा है, ठीक है। तो उस सेंस में जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जिनको थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, ठीक है, तो वो सब अलायंस बना रहे हैं। तो इंडिया एंड वियतनाम का भी अलायंस इसी सेंस में हम लोग कह सकते हैं। तो इफ यू रिमेम्बर, वियतनाम और चाइना के बीच में आइलैंड डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। चाइना एक 9-लाइन कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, जिसके अंदर वो बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स है जो अपने अंडर कहता है कि ये हमारे सोल जुरिडिक्शन है। दिस इज स्पार्टली, ठीक है, स्पार्टली का आइलैंड हो गया, पैरासेल आइलैंड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आइलैंड है जिसपे वो क्लेम करता है, वहीं पे इनका जो क्लेम है ये वियतनाम के साथ भी कंफ्लिक्ट में आ जाता है, ठीक है। So with this agreement, the Vietnam is the latest and the most significant step in the backdrop of India's growing focus towards maritime security. ठीक है, so maritime security इससे enhance होगा क्योंकि इंडिया और वियतनाम डायरेक्टली तो कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बट हाँ मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए वियतनाम जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्या अब हमारी इंडियन नेवी जो है वो एज फार एज साउथ चाइना सी तक जा सकती है विदाउट केयरिंग अबाउट द नीड फॉर लॉजिस्टिक्स, ठीक है। कभी अगर कोई मिशन करने जाना पड़ा साउथ चाइना सी में तो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी कैन इजीली गो विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। सो इट further strengthens India's strategic position as Vietnam is India's important partner in the Indo-Pacific vision and Act East policy, ठीक है। तो Act East policy में भी इंडिया वियतनाम इंडिया का पार्ट है, ठीक है, तो उस सेंस में याद रख सकते हो। सो आई गेस इतना कुछ था। सो एक टर्म इस्तेमाल होता है मतलब नेवी के रिस्पेक्ट में, ब्लू नेवी कॉन्सेप्ट। तो कोई बता सकता है ब्लू नेवी कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट इज ब्लू नेवी कॉन्सेप्ट? सो जनरली हम लोग ना ये ब्लू नेवी वाला कॉन्सेप्ट है वी मतलब डिफेंस के अंदर हम लोग बात करते हैं। ब्लू नेवी मतलब आपकी नेवी अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पर भी जाके मिशन कंडक्ट कर सकती है विदाउट द नीड ऑफ कमिंग बैक टू द होम कंट्री फॉर रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। जैसे अभी क्या है, अगर हम ट्रू नेवी बोले किसी नेवी को, तो अभी हम कह सकते हैं कि यूएस का जो नेवी है वो एक्चुअली में ट्रू ब्लू नेवी है। उसको अपने होम कंट्री जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने इतने सारे बेसिस बना रखे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे हमने बात किया इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया उनका एक बेस है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में गुआम एक इंपॉर्टेंट बेस है, ठीक है। अटलांटिक ओशन में फिर उनका कोर्स पड़ता है और डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने अपने नेवल बेसिस बना रखे हैं, ठीक है। तो कभी भी कहीं पे भी उनको मिशन कंडक्ट करना होता है तो उनकी नेवी इजीली अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल कर सकती है और कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। सो इंडिया भी उसी लाइन को या उसी चीज को बनाना चाहता है, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। तो उस सेंस में इंडिया भी अलग अलग जगह पे इस टाइप के लॉजिस्टिक मेमोरेंडम्स जो है या एग्रीमेंट जो है आपको करता दिखेगा, ठीक है। सो यूएस के साथ हमने साइन कर रखा है और कई कंट्रीज के साथ हम लोगों ने इस टाइप के एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। अभी लेटेस्ट उसके अंदर वियतनाम है, ठीक है। सो इतना ही था, आगे चलते हैं। Commission for Air Quality Management (CAQM) bans use of coal in Delhi and nearby cities from January 2023, ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा था ये रिसेंटली बॉडी बनी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब ये एक एक्ट से बनी है पार्लियामेंट के, ठीक है। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड कोई बता सकते कौन सी बॉडी को रिप्लेस करके आया था ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट? ईपीसीए था क्या, एनवायरमेंट वाला? हाँ करेक्ट। तो ईपीसीए था, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी था, उसको रिप्लेस किया था इसने और फिर इसको बनाया गया था, ठीक है। सो अभी इसने डायरेक्शंस क्या दिए? बैन द यूज ऑफ कोल इन द इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड अदर मिसलेनियस एप्लीकेशन टू ब्रिंग डाउन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम लोग कम करना चाहते हैं, इसलिए कोल को ब्लॉक करें। साथ ही साथ कोल जो है वो और भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है, ठीक है, जैसे कि SO2, NO2, आर्सेनिक, फ्लाई ऐश जो होती है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। However, the use of low sulfur coal in thermal power plants have been exempted from this ban, ठीक है। तो ये देख लेना, एक कंप्लीट बैन नहीं है, एग्जेम्पशन दे रखा है लो सल्फर कोल को, ठीक है। सो बैन ऑन यूज ऑफ कोल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम October 1 in areas having PNG यानी पाइप नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई, ठीक है।
और जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां पे ये जनवरी 1 से 2023 से लागू होगा, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबको पता ही है, जैसे ही विंटर का टाइम आता है तो दिल्ली के अंदर एक बहुत हेवी पोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। और उसी दौरान ये जो एक GRAP सुना होगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, उस प्लान के तहत हम लोग बहुत सारे पोल्यूटेंट एक्टिविटीज को बंद करते हैं। तो उसमें हम लोग कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को भी बंद कराते हैं। तो अब ये बार बार ये चीज करना ना पड़े तो हम लोग सीधा एलिमिनेट ही कर देते हैं कोल को, ठीक है। सो इससे रिड्यूस होगा PM, पर्टिकुलेट मैटर कंटेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। फर्दर ये अथॉरिटी के बारे में हमको पता ही है कि स्टैट्यूटरी है, ये एक्ट से बना था एंड पहले से एक ऑर्डिनेंस के थ्रू 2020 में एस्टैब्लिश किया गया था, बाद में फिर गवर्नमेंट जो इसके लिए एक एक्ट ले आई थी, ठीक है। सो इट इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन विद 15 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन और अ 25 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये दो क्वालिफिकेशन दी हुए कि 15 साल का या तो एनवायरमेंट में एक्सपीरियंस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो 25 सालों का, ठीक है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये कमीशन है, इसके अगेंस्ट, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट कहीं पे अपील करना है, तो इसकी अपील जो है NGT को लाई करेगा, ठीक है। सो इतना याद रखने लायक है इसके अंदर। सो याद रखना, ये इसका जो ज्यूरिडिक्शन है NCR रीजन में होता है, ठीक है। NCR में आपका राजस्थान आ जाता है, यूपी आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है एंड दिल्ली तो है ही, ठीक है। सो ये 5 रीजन में इसका ज्यूरिडिक्शन लाई करेगा और इनके जो रिस्पेक्टिव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट पावर, मतलब उससे सुपरिटेंडिंग पावर होगी, ठीक है। मतलब इसके जो डिसीजन है वो सुपीरियर होंगे एज कम्पेयर टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सो इतना ही था। किसी को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? ठीक है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज NCPCR launches to aid rehabilitation of children in the street situation, ठीक है। सो अभी इन्होंने CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया अंडर बाल स्वराज पोर्टल टू हेल्प इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट सिचुएशन, ठीक है। सो बाल स्वराज एक पोर्टल है जो कि NCPCR ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने, ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। सो इनके पास जो भी डिटेल आती है किसी चिल्ड्रन के बारे में जिसको केयर या प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड की जा जाती है एंड फिर उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं कि हाँ क्या प्रोग्रेस हुआ उस सर्टेन केस के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर द पोर्टल हैज 2 फंक्शन, कोविड केयर एंड CISS, ठीक है। सो इनिशिएटिव वाज टेकन अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एक्चुअली कोविड के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, ठीक है। सो वहां पे जरूरत थी कि ऐसे बच्चों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। सो उसी रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे NCPCR को कि आप ऐसा कुछ चीज बनाइए जिससे कि ये ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी कन्फ्लिक्ट के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, उनकी हेल्प की जा सके, ठीक है। सो दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर रिसीविंग डेटा ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन फ्रॉम ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ट्रैकिंग देयर रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, ठीक है। सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसके अंदर क्या रहता है कि चिल्ड्रंस, ये इसके अंदर जितने भी बच्चों का बारे में अगर कुछ ऐसा कंप्लेन आता है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है, तो इसके अंदर चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन कंसीडर कब किया जाएगा? इफ द चाइल्ड इज लिविंग ऑन द स्ट्रीट अलोन, लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द डे और लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स विद द फैमिली, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी कि अकेला रह रहा है स्ट्रीट्स के अंदर दिन में या रात में ऐसा रह रहा है, या फैमिली के साथ रह रहा है स्ट्रीट्स के ऊपर, तो उसको क्लासिफाई करेंगे। फर्दर हमारा जो आर्टिकल 51A है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है, इट प्रोवाइड्स दैट provides a platform to public to report any child in need of assistance and provides any help that they can basically give to children in need, ठीक है। तो DPSPs में भी आता है हमारे और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है ये पार्ट, ठीक है। सो इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया था, ठीक। सो NCPCR इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये 2005 का एक्ट है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, CPCR एक्ट 2005, इसके अंडर बना है, ठीक है। तो याद रखना, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। सो फर्दर देख लो, बाल स्वराज फॉलो 6 stages framework in the rehabilitation of children
पहला, कलेक्शन ऑफ चाइल्ड डिटेल, इन्वेस्टिगेटिंग चाइल्ड बैकग्राउंड, फॉर्मुलेटिंग इंडिविजुअल केयर प्लान, ऑर्डर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ठीक है, based on social investigation report. Next, allocating of schemes and benefit that beneficiaries can avail of. Further, a checklist is made for the evaluation of the progress. ठीक है, so जितने भी चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको ये एनसीपीसीआर जो है वो देखता है, ठीक है। जैसे कि हमारे बच्चों के खिलाफ अगर कोई ऐसा गलत काम हो रहा है कहीं पर, ठीक है, तो वहां पे आप जनरली इस बॉडी को आप देखोगे। जैसे आई थिंक एक केस था शायद बिहार का, कोई मुजफ्फरनगर का कुछ ऑर्फनेज था, वहां पे कुछ इश्यू चल रहा था, तो बच्चों के साथ शायद कुछ ऐसा मिसबिहेवियर कहीं कुछ हो रहा था, ठीक है, तो वहां पे एनसीपीसीआर ने इंटरवीन किया था, ठीक है, एंड सुओ मोटो भी केसेस को ले सकता है, ठीक है। सो ये चीज पता होनी चाहिए एनसीपीसीआर के बारे में। इसके अलावा बच्चों के लिए एक और अथॉरिटी है, मतलब एनसीपीसीआर का तो हो गया कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एक और बॉडी है कॉल्ड कारा, ठीक है, सेंट्रल अडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। तो बच्चों को अगर कोई गोद लेना हो तो कारा के थ्रू वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो मैनेज होता है, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, सो ये याद रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स ट्रांसफर ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, ठीक है। तो अभी हमने देखा था रिसेंटली एक नया PSU बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इनिशियली ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो हम लोग PSLVs जो बना रहे हैं, जो कहा जाता है कि इट्स द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, तो बेसिकली अब टेक्नोलॉजी पता ही है, ठीक है, बार बार उसमें बनाने का काम इसरो जो कि एक रिसर्च एजेंसी है उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार बना दिया उसको, अब टेक्नोलॉजी पता ही है, वही सेम चीज बनानी है, ठीक है, तो एक डोंकी वर्क ही है। अब ये काम इसरो को नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसरो से ये काम एक PSU को दे दिया गया, वो PSU फर्दर आगे प्राइवेट एजेंसीज को वो कॉन्ट्रैक्ट देगा जिसके थ्रू उसके डिफरेंट पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होंगे एंड देन असेंबल होके एक पूरा PSLV जो है वो तैयार होगा, ठीक है। तो इनिशियली यही मैंडेट था, बट अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसका मैंडेट जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ NSIL फ्रॉम 1000 करोड़ टू 7500 करोड़, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जो एक कंपनी को, मतलब कंपनी अगर सपोज बॉन्ड वगैरह लाकर रेज कर सकती है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है, एक पेड अप कैपिटल होता है और एक ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। तो ऑथराइज में आप गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप इतना कैपिटल मार्केट से रेज कर सकते हो, ठीक है। आपको दिया कितना जाता है वो बात अलग है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल मतलब कितना दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना गवर्नमेंट का पेड अप कैपिटल डिफरेंट होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल डिफरेंट होता है, कई बार सेम भी हो सकता है, लेकिन जनरली डिफरेंस ये रहता है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम होता है और उससे कम जो होता है वो पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है। सो ये याद रखना। सो बेनिफिट क्या होंगे? डिजायर्ड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू द कंपनी, ठीक है, क्योंकि अब कैपिटल उसका बढ़ जाएगा तो उसके पास ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। देयरबाय ऑफरिंग ह्यूज पोटेंशियल टू एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ मतलब कि इसके पास जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ही ज्यादा ये इन्वेस्ट करेगा और उससे फर्दर एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, और भी जो कंपनीज है, छोटी छोटी स्टार्टअप्स है, उनको भी हेल्प मिलेगा, उनको भी पैसा आएगा, उनको भी टेक्नोलॉजी मिलेगा, ठीक है। सो एक ओवरऑल कैस्केडिंग इफेक्ट हमको इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिगर है डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द स्पेस सेक्टर एंड इंक्रीज इंडिया शेयर होल्डर इन द ग्लोबल स्पेस मार्केट, ठीक है। सो वही जो पॉइंट बताया था उसमें बस शेयर मार्केट का, ग्लोबल शेयर मार्केट है उसमें इंडिया का शेयर बढ़ेगा इससे, ठीक है। सो NSIL was established in 2019 as a PSU अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो ये याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, एक ऑटोनोमस मिनिस्ट्री है, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट है जो कि PM के डायरेक्टली अंडर आता है, ठीक है। सो इट इज द कमर्शियल विंग ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मैंडेटेड टू अंडरटेक एंड टू एंड कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी एंड फंक्शन एज अ फुल फ्लेज्ड सैटेलाइट ऑपरेटर, ठीक है। So it aims to enable Indian industry to scale up high technology manufacturing base for space program through technology transfer mechanism. इसके अलावा जो इसरो की और डिमांड्स हैं या जो नीड्स है रिगार्डिंग स्पेस लॉन्चेस, तो जैसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, ठीक है। मतलब PSLV का तो थोड़ा ज्यादा इसका हम कह सकते हैं
ज्यादा पावरफुल रॉकेट है। कई बार हमें ऐसी सैटेलाइट्स भी लॉन्च करनी पड़ती है जो बिल्कुल छोटी है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आई है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग PSLV जैसा बड़ा रॉकेट बनाने की बजाय स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना सकते हैं, SSLV, ठीक है। तो वो चीपर भी पड़ेगा और फास्टर बन भी जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग SSLV का भी जो काम है वो NSIL देखने वाला है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। इतना था इसके अंदर। सो मेजर बिजनेस क्या है NSIL के? प्रोडक्शन ऑफ PSLV एंड SSLV, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज, बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट्स, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप बाय इसरो, ठीक है। सो ये सब काम रहेंगे NSIL के। इसके अलावा एक और एजेंसी है जो हम पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड अंतरिक्ष, ठीक है। तो अंतरिक्ष कमर्शियल आर्म है इसरो का, जिसका काम है जो डील्स हो गई, ठीक है, डील्स लेके आना फॉर इसरो। जैसे कि किसी कंट्री का सैटेलाइट लॉन्च कराना है तो वो अंतरिक्ष के पास आएगा, अंतरिक्ष फिर इसरो से परमिशन लेके उनको आगे कन्वे करेगा कि हाँ हम आपका सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या फिर किसी के लिए कोई सैटेलाइट बनाना है तो वो अंतरिक्ष के पास आके कॉन्टेक्ट करेगा, फिर अंतरिक्ष जो है वो चीज इसरो को कन्वे करके वो सैटेलाइट डिलीवर करवाएगा, ठीक है। सो ये था इस आर्टिकल के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? हाँ, ये अंतरिक्ष का क्या सीन है कि अगर फॉरेन कोई कंट्री को लॉन्च करना है इसरो के थ्रू, तो अंतरिक्ष के थ्रू आता है, और NSIL मोस्टली डोमेस्टिक प्लेयर्स को केटर करती है। ये एक थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। इसको कंसल्टेंसी कह सकते हैं क्या? हाँ, अंतरिक्ष को कंसल्टेंसी टाइप का कह सकते हैं, बट इतना ब्रॉड स्पेसिफिकेशन ना एक्चुअली इनके खुद की वेबसाइट पे भी नहीं है कि एक मतलब डिफरेंशिएशन कर रखा। हाँ, एक्चुअली कोई डिफरेंशिएशन ऐसा वेबसाइट पे उन्होंने नहीं कर रखा है कि एग्जैक्टली हम लोग करते क्या क्या है, ठीक है। दोनों का अगर वर्क देखोगे तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि दोनों सिमिलर सा ही वर्क कर रहे हैं, बट एक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है दोनों एजेंसीज के बीच में, ठीक है। इसके अलावा और भी कई एजेंसी हैं, जैसे अभी रिसेंटली फॉर्म हुई इन स्पेस करके, तो वो एक पब्लिक प्राइवेट फोरम है जहां पे हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी इसरो की फैसिलिटी है वो प्राइवेट प्लेस भी यूज कर सके, ठीक है। सो वो चीज है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज नोटिफाइड इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022, ठीक है। सो प्रमोट करे रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, ठीक है। सो की हाईलाइट क्या है? रिडक्शन इन लिमिट ऑफ ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1 मेगावाट टू 100 kilowatt for green energy, ठीक है। This will enable small consumer to purchase renewable power through open access, ठीक है। ओपन एक्सेस मतलब मार्केट के थ्रू आप आते हो एंड आप ये एनर्जी जो खरीद सकते हो। तो पहले एक लॉट साइज होता है, जैसे IEX हो गया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारा होता है ना निफ्टी हो गया, सॉरी निफ्टी नहीं, NSE हो गया, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, BSE हो गया, जहां पे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। वैसे ही IEX पे एनर्जी जो होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज है, तो वहां से आप एनर्जी खरीद सकते हो। तो एक लॉट साइज होता है, जैसे यहाँ पे भी शेयर्स का एक लॉट साइज होता है कि अगर आपको शेयर खरीदना है, लेट्स से IPO का अगर आपने एक शेयर खरीदना है तो वो लॉट में मिलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक इनका लॉट भी ना 1 मेगावाट तक का था, तो अब उसको रिड्यूस कर दिया गया, अब 100 किलोवाट तक का एक लॉट रख दिया गया। अब इससे क्या होगा? इससे जो छोटे एनर्जी कंजम्पशन वाले जो प्लेयर्स है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक तरीके से हमारा ये जो एनर्जी मार्केट है ये और ज्यादा एक्सेसिबल होगा, ठीक है। सो फर्दर इससे इंक्रीज होगी ट्रांसपेरेंसी इन द अप्रूवल ऑफ ओपन एक्सेस एरियाज। So open access approval will be granted in 15 days or else it will be deemed to have been approved subject to the fulfillment of technical requirement to the national portal, ठीक है। क्या 15 दिन में एक्सेस को देना पड़ेगा? अगर नहीं दिया 15 दिनों में तो इट वुड बी कंसीडर्ड के द अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड। हाउएवर कुछ सर्टेन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो सब चीज फुलफिल होती है तो अपने आप 15 दिन के अंदर मिल जाएगा ये चीज, ठीक है, थ्रू अ नेशनल पोर्टल। नेक्स्ट, uniform renewable purchase obligation on all obligated entities in the area of distribution licenses, ठीक है। So renewable purchase agreement एक clause डाला था गवर्नमेंट ने, so as to incentivize renewable energy purchase by the discoms, ठीक है। discoms कौन सी कंपनीज होती है? जो कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम 3 तरह का क्लासिफिकेशन देखते हैं। जेनको मतलब जो जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी,
फिर एक कंपनी जो होती है उसको ट्रांसमिट करती है जेनकोस से डिस्कॉम्स तक, ठीक है, ट्रांसमीटर या ट्रांसकोस बोलते हैं। तो अगर कभी हाईवेज पे आपने देखा होगा बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के खंबे लगे होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 200 या 220 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। सो इतनी हाई इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ट्रांसपोस्ट ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कंपनी होती है, ट्रांसमिशन के लिए केवल होती है। फिर डिस्कॉम आपके घर के ऊपर जो बिजली पहुंचाते हैं ना, जैसे आप सिटी के अंदर रहोगे तो वहां पे आपने देखा होगा छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन होते हैं, तो वो डिस्कॉम चलाती है। इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इनको मिलती है 66 किलोवाट पे, और ये ट्रांसमिट करते हैं आपके लोकल जो भी ट्रांसफॉर्मर है वहां पे, आई थिंक 111 किलोवाट पे ये ट्रांसमिट करते हैं। फिर आपका वो जो ट्रांसफॉर्मर होता है उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप डाउन करके आपके घर पे 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है, ठीक है। जेनकोस का ट्रांसमिशन अलग लेवल पे रहता है, जनरली ट्रांसकोस जो है वो 220 या इससे भी हाई हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप की लाइन उस ट्रांसमिशन कंपनी ने बनाई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेप्थ में हो गया, बट जनरली ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि काफी हॉट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सबचार्जेस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, ठीक है। सो हमारा एक ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन करके है, ठीक है। सो वहां पे हम लोग इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें, ठीक है। और ग्रीन अमोनिया का भी एक पॉलिसी है जिसके थ्रू हम लोग इस टाइप के फ्यूल्स को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं ताकि उससे मोबिलिटी में हेल्प मिले, ठीक है। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पे भी गवर्नमेंट का फोकस है, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, तो अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी सबको मिलेगी, मतलब जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर है उनको मिल सकेगी। नेक्स्ट, टू प्रमोट जनरेशन, परचेज, कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एनर्जी फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, ठीक है, वहां से भी हम लोग एनर्जी प्रोक्योर कर पाएंगे। Next, to streamline the approval process for granting open access, including primary approval. Next, to enable simplified procedure for open access to green power. Next, to help India achieving commitment of 500 gigawatt of non-fossil fuel by 2030. ठीक है। So अभी मोदी जी जब COP26 में गए थे ग्लासगो के अंदर, तो वहां पे उन्होंने ये पंचामृत वाला कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पे उन्होंने बहुत 5 प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि इंडिया अचीव करेगा टू इंश्योर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने ये वाला भी एक ऑब्जेक्टिव दिया था, ठीक है। तो इस सेंस में आप याद रख सकते हो। किसी को कुछ और ऐड करना है इस आर्टिकल के अंदर? इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आज चैनल में शेयर करा था, एनर्जी एंड कोल सेक्टर डिस्ट्रेस के बारे में, तो वो एक बार ही देख लेना, मेंस वाली जनता, इम्पोर्टेंट है। आज हिंदू में एक वही ग्रीन एनर्जी का भी एक आर्टिकल आया है, वो मैं अभी शेयर कर दूंगी। हाँ ठीक है। कोई रीड करेगा क्या? दीप्ति आप करोगे? मैं डिनर कर रहा था एक्चुअली। मैं कर दूंगी, ठीक है। तो मल्टी एजेंसी सेंटर, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज सैंक्शनड 138.48 crore to इंटेलिजेंस ब्यूरो to upgrade the MAC, Multi Agency Center. MAC is the country's biggest intelligence input sharing platform under the IB. Set up in 2001 after the Kargil War, Center is headquartered in Delhi. 28 agencies like the RAW, state police, financial intelligence bodies, etc. share intelligence inputs through MAC. State level MACs coordinate with the center through nodal officers. Then plans are now afoot to link it to the district office of superintendents of police. तो इसके लिए this is under IB, MAC is under IB. तो MHA has sanctioned certain amount to MAC, which is under IB, and 28 agencies share their information on MAC. नेक्स्ट पे चले क्या? कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस इज 5.2, ठीक है।
So Ministry of Finance launched EASE or EASE Next reforms for state-run lenders. For state-run lenders, EASE Next would comprise two major initiatives: EASE 5.0, Common PSB Reforms Agenda, and bank-specific 3-year strategic roadmap. Under EASE 5.0, the PSBs will continue to invest in new age capabilities and deepening the ongoing reforms to respond to evolving customer needs, changing competition and technology environment. EASE 5.0 will focus on digital customer experience and integrated and inclusive banking, with emphasis on supporting small business and agriculture. First edition of EASE was launched in 2019. Okay. Somebody wants to add anything in this? हाँ, तो ये हम लोगों ने कई बार देख रखा है, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो एसेस कर रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करें तो सबसे खराब शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहता है। कभी आप जाओगे तो बहुत बहुत लंबी लंबी लाइनें मिलती है। जो एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे वो कॉपरेट नहीं करते हैं, मतलब सरकारी नौकरी होती है तो वो अपने आप को राजा समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए वो लूज आउट कर रहे हैं टू कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक में वो बहुत ज्यादा, अगर आप जाओगे तो वो बहुत ज्यादा जी हजूरी टाइप का करते हैं कि हाँ आपको एक बहुत बढ़िया सर्विस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो वैसा अच्छा जो सेटिस्फैक्शन है जो कि एक प्राइवेट बैंक से मिलता है, तो गवर्नमेंट का फोकस है कि वैसा ही कुछ हम लोग स्टेट रन जो बैंक्स है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके थ्रू भी दे पाए, ठीक है। तो उसी सेंस में ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया, तो इसके अंदर हम लोग एनहेंस कर रहे हैं इनकी कैपेबिलिटीज, ठीक है। सो अब लोग डिजिटल सर्विसेज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया हो सके लोगों के लिए, ठीक है। सो इतना ही था। इसका पहला एडिशन 19 में लॉन्च हुआ था और अभी ये 5.0 वाला चल रहा है, तो इतना ही जानने लायक है। बस ये याद रखना पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है और एक रिफॉर्म बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं। Right. Next one is Technology Development Fund TDF scheme. Ministry of Defense has approved fund enhancement under TDF scheme from 10 crore to 50 crore per project. It is executed by DRDO under Make in India. DRDO has partnered with Invest India as supporting agency to assist in scheme implementation. Aim of TDF scheme: creating an ecosystem for promoting self-reliance by building indigenous state-of-the-art systems for defense application. So it supports indigenous development of components, products, systems, and technologies by MSMEs and startups to strengthen technology capabilities for Indian defense forces. They have under TDF scheme, they have increased, approved the fund from 10 crores to 50 crore per project. This is executed by DRDO under Make in India. DRDO has partnered with Invest India as the supporting agency. तो इतना ही है, और कुछ ऐड करना है क्या इसमें? Basically to indigenize the defense system. नेक्स्ट पे चलते हैं। Quacurelli Simons QS World University Rankings 2023. Indian Institute of Science Bengaluru has emerged as topmost Indian institute, ranking at 155th spot. Indian Institute of Technology Bombay and IIT Delhi have improved their rank from previous year. QS ranking is an annual publication of the university rankings which comprise the global overall and subject rankings. It is measured on the basis of academic reputation, employer reputation, faculty student ratio, citations per faculty, and international student or faculty ratio. ये है, ये QS ranking, it just ranks universities. So IISc Bangalore has bagged 155th spot. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Next one is Dibang Valley. The conservationists have raised concerns over the 3097 megawatt Italian hydroelectric project HEP in Arunachal Pradesh's Dibang Valley. The Italian HEP is proposed on the Tangon and
three rivers, Tangon and three rivers, Anon Pani small hydroelectric project and Athunli hydroelectric project are other HFEs on the Tangon River. Dibang Valley is situated in Eastern Himalaya Global Biodiversity Hotspot and home to unique and endemic species of flora and fauna such as tigers, clouded leopard, Asiatic golden cat, red panda, etc. Dibang Valley is inhabited by the Idu Mishmi community, a major subtype of Mishmi group. Right? Dibang Valley, it is part of Eastern Himalayas global biodiversity hotspot. दीप्ति आई थिंक थोड़ा ऑडियो लो है. ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ. तो इसमें बस ये याद रख लेना, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ से रिलेटेड है. तो ये अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली उसके अंदर बन रहा है. ठीक है, तो यूपीएससी थोड़ा सा आजकल इस टाइप के भी क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्चुअल पूछ लेता है. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना. इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है तो बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा मैच द फॉलोइंग टाइप का कि कहाँ से रिलेटेड है. और जैसे अगर कुछ स्टेटमेंट आता है तो आपसे ये पूछ लेगा ये कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में. तो इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है. इंडो बर्मा हो गया, हिमालयाज हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया एंड अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, या सुंडालैंड जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनमें से एक में ये दिबांग वैली पड़ता है. ठीक है, होम टू मेनी एंडेंजर्ड स्पीशीज. सो आई थिंक ये सभी स्पीशीज के बारे में पढ़ ही रखा होगा. टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियाटिक गोल्डन कैट, रेड पांडा एक्सेट्रा. प्लस ये ट्राइब भी काफी इंपॉर्टेंट है, इडो मिश्मी. ठीक है, यहाँ पे मिश्मी हिल्स भी देखने को मिलते हैं. तो ये जनरली ट्राइब्स के नाम पे ही हम लोग ये हिल्स का नाम रख देते हैं. जैसे गारो, खासी, जयंतिया है मेघालय में, तो वो तीनों ट्राइब्स के भी नाम है और उन्हीं के नाम से फिर हमने वो पीक्स जो है उनके भी नाम रख दिए. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ब्लू ड्यूक. सो इट्स द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम. ठीक है, ये बटरफ्लाई वाला काफी न्यूज में चल रहा है पिछले कुछ समय से, क्योंकि काफी सारे स्टेट्स ने भी अपने अपने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किए हैं. प्लस नेशनल लेवल पे भी बात चल रही है कि एक नेशनल लेवल पे एक नेशनल बटरफ्लाई हो. ठीक है, सो ब्लू ड्यूक इज अ नेटिव बटरफ्लाई स्पीशीज टू सिक्किम एंड द ईस्टर्न हिमालयाज, edged past the contender Krishna peacock to be announced as state butterfly of Sikkim. Found at an altitude of 1,500 meters, it was discovered in 1858. It falls in Schedule 2 of the Wildlife Protection Act. ठीक है, तो याद रखना इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो भी WPA एक्ट के अंदर आते हैं. Schedule 2 जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन है जहाँ पे हम ये बीटल्स और इंसेक्ट्स की बात करते हैं. ठीक है, कई बार हमको लगता है केवल प्लांट्स और एनिमल ही इंक्लूडेड है, बट ये इंसेक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो अभी हमने देखा था इंडिया की जो रैंकिंग है बहुत खराब आई थी इसके अंदर. ठीक है, सो क्लेमिंग दैट द ईपीआई इज बेस्ड ऑन अनफाउंड assumption, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इश्यूड अ रिबटल टू इट्स फाइंडिंग. ठीक है, अब हो सकता है कि इतना खराब रैंक दिया, मतलब लास्ट रैंक दिया था इंडिया को 180 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 180 था. तो इतनी खराब रेटिंग दी थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज को हमें काउंटर करना ही चाहिए, क्योंकि और कुछ इंडेक्स है उनमें हमारा रैंकिंग फिर भी ठीक है, लेकिन इतना खराब तो नहीं कि हम सबसे लास्ट आए. ठीक है, सो ये ईपीआई किसने बनाया था? तो हमने कल ही देखा था, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी. ठीक है, ये लोग जॉइंटली मिलके ये रिपोर्ट निकालते हैं. ठीक है, सो इंडिया का रैंक था 180, लास्ट एकदम रैंक था, और स्कोर 18.19 दिया था, सॉरी 18.9 दिया था. नेक्स्ट चलते हैं, टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस इश्यूड फ्रॉम April 1, 2021 upheld. ठीक है, invoking the Article 142 of the Constitution, Supreme Court upheld the reassessment notice issued after 31st March 2021 by Income Tax Department under the provision of unamended Section 148. So in the budget 2022, the reopening period was reduced to 3 years. ठीक है, मतलब अब अगर आपको इनकम टैक्स को कोई लेट्स से टैक्स केस है उसको रीओपन करना है, तो उसका पहले 10 साल का जो केस था वो रीओपन कर सकते थे. तो इसलिए थोड़ा सा एक कह सकते हैं बिजनेस अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता था कि गवर्नमेंट जब चाहती थी वो किसी को भी पकड़ के बोल सकती थी हाँ तुम दिखाओ, और फिर वो रेड वगैरह डाल सकती थी. ठीक है, सो उस सेंस में टैक्स टेररिज्म बोल सकते हैं इसको एक तरीके का. लेकिन उसको रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम लोग ये पीरियड को 3 साल के लिए कर देंगे. हाँ, हाउएवर देयर इज एक्सेप्शन टू इट कि अगर लेट्स से कोई बहुत ही ज्यादा
सीवियर टैक्स चोरी पता लगती है, 50 लाख से ऊपर तक की चोरी कर रखी है आपने कहीं पे टैक्सेस में, तो फिर पुराना केस भी खोल सकते हैं। अदरवाइज जनरली अगर आपके पास ये सर्टेन इन्फॉर्मेशन है तो वो केस जो है 3 साल से पुराना नहीं खोला जाएगा, ठीक है। सो द आईटी डिपार्टमेंट एक्सटेंडेड द ओल्ड रिजीम टू June 30, 2021, citing restriction due to COVID second wave, and sent a flurry of notices reopening past assessment. This decision was challenged for the violation of March 31, 2021 deadline. ठीक है, so सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 जो कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक सुप्रीम पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, कि इसके अंदर वो जस्टिस करने के लिए किसी भी डिमेंशन में जा सकता है, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर भी जा सकता है, वो लेजिस्लेटिव के अंदर भी जा सकता है, ठीक है, टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो वहां पे इन्होंने आर्टिकल 142 इस्तेमाल किया और जो बैक डेट के जो रीअसेसमेंट के नोटिस थे उनको अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। सो इतना ही था इसके अंदर जानने लायक। पावर यूज की गई थी आर्टिकल 142 की। यूपीएससी ने डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्टिकल 142 किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। सो याद रखना ये चीज। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, तो नेवी के शिप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम उन्हें बड़े से छोटे में क्लासिफाई करें, मतलब इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम दैट दे आर डिस्प्लेसिंग, ठीक है, या फिर उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, तो वो बड़ा होता है फिर छोटा छोटा होता जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़ा शिप होता है नेवी के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद आता है डिस्ट्रॉयर, ठीक है। डिस्ट्रॉयर के अंदर से मिसाइल्स वगैरह लगे रहते हैं, हेलीकॉप्टर एक आध कोई लैंड कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में बकायदा फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज और किसी व्हीकल में पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। डिस्ट्रॉयर होता है, डिस्ट्रॉयर के नीचे फिर हम लोग देखते हैं डिस्ट्रॉयर के नीचे क्या था, फ्रिगेट्स होता है, ठीक है। फ्रिगेट्स होते हैं, वो और छोटा सा शिप होता है, कुछ एक मिसाइल्स उसके अंदर भी लगी रहती हैं। फिर फ्रिगेट से नीचे कॉर्वेट्स होता है, वो और भी छोटा होता है और बहुत तेज जहां पे मैन्यूवरिंग करनी होती है, जहां पे बहुत तेज एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे कॉर्वेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो अभी नेवी ने एक नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट खरीदा है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 36,000 करोड़। सो कॉर्वेट इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ नेवल शिप, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो इतना ही है। ये कॉर्वेट जो हमें सर्विलेंस मिशन में हेल्प करेगा, एस्कॉर्ट मिशन में हेल्प करेगा, डिटरेंस में हेल्प करेगा, एंड फर्दर इंडिया सागर मिशन, ठीक है। सागर इनिशिएटिव क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। इंडियन ओशन में जितने भी कंट्रीज है सबका भला हो और उनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो, उसके लिए ये सागर इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। सो ये था आई थिंक डिफेंस से रिलेटेड। आगे चलते हैं प्लेसेस इन न्यूज। तो कंबोडिया अभी न्यूज में था, ठीक है। कंबोडिया आप यहाँ मैप के अंदर देख ही सकते हो। मैप प्रॉपरली विजिबल है ना सबको, या और जूम करूं इसको? ठीक है, हाँ थोड़ा ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंबोडिया देख सकते हो। टच किस को करा? थाईलैंड को टच करा, ऊपर लाओस को टच करा। लाओस इज अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, और अपने ईस्टर्न साइड में वियतनाम को टच करा है, ठीक है। नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है और यहाँ पे इसमें साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी को डायरेक्टली टच ही नहीं करा, तो इतना कंफ्यूज ना करो, गल्फ ऑफ थाईलैंड को ही टच करा है, ठीक। सो ये कुछ नेबरिंग कंट्रीज देख लिया। सो चाइना इज सेट टू बिल्ड इट्स फॉरेन आउटपोस्ट फर्स्ट एट जिबोती एट रियाम नेवल बेस ऑफ कंबोडिया, ठीक है। सो यहाँ पे एक अपना नेवल बेस बना रहा है। तो हम जानते हैं चाइना की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है जिसके थ्रू वो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इन इंडियन ओशन उसको कम करना चाह रहा है या उसको रिड्यूस करना चाह रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में याद रखना कि कंबोडिया भी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी में आता है जहां पे वो अक्रॉस द इंडियन ओशन बहुत सारे वो नेवल पोर्ट्स बना रहा है, ठीक है। सो ये रियाम नेवल बेस कंबोडिया में रहेगा और गल्फ ऑफ थाईलैंड में खुलेगा, ठीक है। सो कंबोडिया इज द साउथ एशियन कंट्री सराउंडेड बाय थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, एंड द गल्फ ऑफ थाईलैंड गिव्स इट मैरीटाइम एक्सेस। तो हमें पता है एक इंपॉर्टेंट मंदिर भी है जो कि कंबोडिया और इंडिया को रिलेशंस को डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड अंकोर वट। एक एंशिएंट टेम्पल है जो सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था एंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पे एक लार्जेस्ट लेक भी है, मतलब इस कंट्री का लार्जेस्ट लेक तोनले साप लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बिलोंगिंग टू द मैकोंग रिवर, ठीक है। तो मैकोंग चाइना से ओरिजिनेट होती है, फ्लो करती है लाओस के अंदर, फिर बाउंड्री बनाती है थाईलैंड के साथ, तो थाईलैंड में भी फ्लो करती है, फिर कंबोडिया से फ्लो होती हुई वियतनाम में से क्रॉस करके ये साउथ चाइना सी में गिरती है, ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट पीक फ्रॉम
और हाल है इसकी कार्डमम माउंटेन्स के अंदर। ठीक है, सो इतना ही था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? हाँ, मेंस के लिए एक दो कीवर्ड्स थे अबाउट दिस चाइना's पॉलिसी। तो एक तो ये तो सबको पता है, डेट डिप्लोमेसी, और दूसरा है वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। डेट डिप्लोमेसी को थोड़ा एक्सटेंशन बोल सकते हो उसका, कि इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाओ कंट्रीज को और उनका एज अ वेपन यूज करो, जो साउथ चाइना सी में काफी कर रहा है, अफ्रीका में बहुत किया। देन इसको आप कनेक्ट कर सकते हो BRI इनिशिएटिव से। तो ये वाला फ्रेज आई थिंक इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली कोट कर सकते हो मेंस में। राइट, बढ़िया। पॉलिसी में है इन लोगों की, आपका ये ऑडियो बड़ी प्रॉपर मेरे है। बना